सामने आई और कोर्ट ने इसमें कड़ी फटकार भी लगाई। 3 मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। मेरे साथ अनिल गोयल हैं, नेता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। सुबोध श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, शिक्षाविद हैं, सुबोध जी आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अमित तिवारी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए गड़बड़ियों की एक श्रृंखला सी बनती जा रही है, कभी उत्तर प्रदेश से खबर आती है, कभी बिहार से आती है, कभी राजस्थान से आती है, कभी मध्य प्रदेश से आती है, तो जब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है अगर वही ठीक नहीं होगा तो सही कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होंगे? बार बार कोर्ट में बच्चों को जाना पड़ता है, तो क्या सरकारी सिस्टम में ही कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है कि कोर्ट का दखल होने का इंतजार न किया जाए, उसके पहले तमाम समस्याएं सॉल्व हो जाएं? आलोक जी, परीक्षा कराने वाला विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, सरकार अलग है। निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियां सरकार की निगाह में आती है, सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, एक्शन भी लेती है, दोषी व्यक्तियों को सजा भी। लेकिन जब ये बात ठीक है कि जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं वो नहीं पाई जानी चाहिए और इस पर और अधिक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। इसलिए सरकार इस विषय पूरी तरीके से गंभीर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में भाषण जनता को, देश के नागरिकों को, बच्चों को आश्वस्त किया है कि हम किसी भी कीमत पर कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन सबको ठीक करेंगे। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र जी ने भी बड़ा स्पष्ट कहा है जो कुछ हुआ है वो आगे ना हो, इसकी हमारी पूरी चिंता है और हम पूरी गंभीरता पूर्वक एक एक करने के लिए लगे। हमको कानून लाना पर काम करना, यानी हम जो कुछ हुआ है वो होना नहीं चाहिए, इसकी पूरी तरीके से इस बात की और ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मिली भगत एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र है जो सब चीजें कर रही है और इस तंत्र को तोड़ना है। हमारी सरकार का बड़ा इस है कि माफिया चाहे किसी क्षेत्र में काम करने वाला, क्या वो शिक्षा के काम करने वाला है, जमीन के क्षेत्र में काम करने वाला है, चाहे कोयला के क्षेत्र में काम करने वाला है, चाहे बालू के क्षेत्र में काम करने वाला है, कोई भी, चाहे वो गुंडागर्दी में माफिया, चाहे जमीन कब्जे पर माफिया, कोई भी माफिया किसी किस्म का नहीं, वो सब माफियागिरी खत्म करने के लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। भ्रष्टाचार को खत्म करने में सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और जिस दिन देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जिस दिन देश के अंदर माफिया राज खत्म हो जाएगा तो सारी समस्याओं को आपको समाधान होता दिखाई देगा और सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीरता पर काम कर रही है। इससे पहले हमने माफिया राजों को कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिला है, भ्रष्टाचारों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला है, तो उस तरह से चीजें बनती है जिसको ठीक करने के लिए लगे। ठीक है, हमारे साथ अमित भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे अब एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अनिल जी बताया कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ भ्रष्टाचार को इसमें दोषी माना जा सकता है या इसमें यह भी कहा जा सकता है कि एक जो अधिकारियों की बेपरवाही हो गई है कि जो सिस्टम में लोग शामिल हो गए हैं एक तरह से बेपरवाह हैं? अब आप सोचिए ये कितना गंभीर मसला है कि अगर एक प्रश्न को किसी भी परीक्षा में से डिलीट किया जाता है तो औसतन ये जांच में सामने आया कि 2000 बच्चे या तो सिलेक्ट हो जाते हैं या तो वो उस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में महज 4 प्रश्न भी डिलीट कर दिए गए तो मतलब 8000 बच्चे या तो उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे या तो उससे बाहर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए बोनस अंक दे दिया गया तो 8 बच्चे उसमें एक्स्ट्रा सिलेक्ट होंगे, जो 8000 बच्चे हैं उनकी संख्या अधिक रूप से सिलेक्ट होकर आ जाएगी। और अगर 4 प्रश्न डिलीट कर दिए गए तो 8000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो क्या वास्तव में क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को काउंट किया जा सकता है या इसमें जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और आपने एमपीएससी का जिक्र किया है मध्य प्रदेश का, तो वहाँ तो आज अप्रॉक्स 20 साल हो गए हैं और सरकार है व्यापम का सबसे बड़ा घोटाला इन्हीं के नाम चढ़ा है। और आप समझिए जब 1400 प्रश्न गलत होंगे एक शिफ्ट में, 3-3, 4-4 प्रश्न गलत होंगे, तो ये मिली भगत है। ये उस चीज का परिणाम है कि हम जिन अधिकारियों को प्रमोट करके यूपीपीएससी या एमपीपीएससी जैसी संस्थाओं में भेजते हैं किस प्रकार से रवैया रखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए इस बात से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सब राम राज के सहारे चलने वाली सरकार जो 7 साल से लगातार खूब बड़े पैमाने पे अपना प्रयास अभियान माइक पर चढ़ा रही है, उसने जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। राज्य लोक सेवा आयोग की जो पीपीएससी परीक्षा थी उसमें 50 कापियां बदल दी। हाईकोर्ट के इंटरव्यू के बाद ये मामला सामने आता है और ये बेशरम सरकार और इसके बेशरम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बच्चों को थोड़ा भी दर्द नहीं आता है कि किस परिस्थितियों से बच्चे पढ़ रहे हैं,
कैसे इन्होंने पढ़ा है, कैसे पढ़ाई की, जिन परिवेश से आते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इन जितनी भी कॉपियां लीक होती हैं, आप देखिए ना, जितने भी टेंडर्स मिलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस मिलते हैं, उनका संबंध आप देखिएगा, आपका कम से कम 20 परीक्षाओं के नकल नेक्सस से देखिएगा, उनके कॉपी चेंज करने से देखिएगा, उनकी प्रिंटिंग प्रेस से देखिएगा, सब कुछ गुजरात का है, सब कुछ गुजरात का है। और अभी देखिए ना, एक कंपनी है जो एडुटेक करके जो टैग हुई है, जिसका मालिक विदेश देश छोड़ करके भाग गया, दिल्ली से आ रहा, वो भी गुजरात का है। गुजरात के लोग हैं, लखनऊ में कंपनी रजिस्टर कराते हैं या दिल्ली में कंपनी रजिस्टर कराते हैं। तो ये पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है, अधिकारियों का फेलियर है। मनमानी ढंग से पोस्टिंग देना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। जो आम बच्चे हैं, जो गरीब घर से निकल करके, सोचिए पीसीएस जैसे एग्जाम में कोडिंग को तोड़ करके 50 कॉपियां चेंज कर दिए। रेवा, ठीक है, ये राम राज्य है आपका। अगर ये राम राज्य है तो शायद ऐसी कल्पना तो प्रभु श्री राम ने कभी नहीं की थी और ना ऐसी जनता चाहती है। यकीनन ये सरकारें माफियाओं के द्वारा संचालित हो रही हैं। आप समझिए कैसे ना संचालित होंगी। मध्य प्रदेश से आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 वर्ष के लिए सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की आ गई थी। देखो इनके कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। इन्होंने पूरे विधायकों को खरीद लिया। किसके दम पर खरीदा? उन्हीं माफियाओं के दम पर खरीदा, उन्हीं बाहुबलियों के दम पर खरीदा। कितना 50-50, 60-60 करोड़ का सौदा हुआ। गृह मंत्रालय से लेकर हर मंत्रालय इन्वॉल्व रहा। हर किसी ने देखा, आपने भी चलाया, हमने भी देखा, ठीक है। वहां पर देखिए ना, उसने क्या किया, ये किस लिए किया? इसीलिए कि हम जब 1.5 साल 2 साल सत्ता में आए तो हमने जो व्यापम था, व्यापम पर जो जिला आबादी थी उस पर काम किया। हमने ट्रांसफर पोस्टिंग में जो अधिकारी संलिप्त थे उन पर काम किया था। उसी से परेशान होकर के 1.5 साल के अंदर इन्होंने सरकार को तोड़ा। और ये एक ही प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में तो रहस्य स्तर पर है। देखिए 1 साल में 19वां पेपर लीक हुआ है, 19वां। और ये सरकारें कहती हैं हम नहीं राष्ट्रहित में काम करते हैं। कैसा राष्ट्रहित होता है भाई, जहाँ पर बच्चों का इतनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, संसद में बोलते हैं, आपने 10 साल शासनकाल चलाया है, आपकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए क्या? आप कितने दिन और लेना चाहते हैं? एक बार एग्जैक्ट बताइए, आप कितने दिन और सत्ता में शासन करना चाहते हैं जो आप सब चीजों को सुधार देंगे? आप तो सुधार के नाम पर आए थे ना, लोग कितने दिन आप पर ठीक है, मैं इसका जवाब अनिल जी से यहाँ पर निश्चित तौर पर लूंगा, क्योंकि इन्होंने युवाओं की भावनाओं को छला है, ठगा है। ठीक है, मैं इसका उत्तर इनसे लेता हूं, क्योंकि आपने भी यहाँ पर ये एक गंभीर प्रश्न जरूर उठाया है कि भाई सत्ता में आपको जो मतदान मिले थे वो इसी नाम के तो मिले थे, लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ? लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुबोध जी हैं। सुबोध जी, लगातार तमाम बच्चों का भविष्य बनते या भविष्य को बिगड़ते हुए आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है कि देखिए भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, वो इस विषय से मैं थोड़ा सा अलग इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि प्रश्नों का उत्तर आयोग द्वारा गलत कर देना यह भ्रष्टाचार का विषय तो नहीं है, यह कहीं ना कहीं लापरवाही है। और लापरवाही इस स्तर पर क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि गूढ़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स है मार्केट में, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें जो संदर्भ होते हैं संदर्भ अलग होते हैं और कई बार इसी के चलते उत्तर भी अलग होते हैं। तो क्या वास्तव में जो आयोग है उनको परीक्षा लेते समय सिलेबस वो लोग घोषित करते हैं, सिलेबस की पुस्तिका भी आती है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पूरा सिलेबस होता है, तो क्या आयोगों को या तमाम बोर्डों को अब ये डिफाइन करना चाहिए कि भाई इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप इन राइटर्स को ही पढ़ें, क्योंकि तमाम कुंजिकाएं, तमाम ऐसी मैगजीन्स मार्केट में जिनको पढ़कर बच्चे अपना भविष्य खराब करते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि अगर किसी तरह की कोई भी अगर ये अनियमितता हो रही है, इसके लिए तो जिम्मेवार एजेंसी होगी। मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर लीक हो रहा है या क्वेश्चन अगर गलत आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या उसके ऑप्शंस गलत आ रहे हैं या उसके ऑप्शंस अगर एम्बिगुअस आ रहे हैं, ये जिम्मेवारी तो उनकी है। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। मान लीजिए कई बार IIT में या किसी एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन अगर क्लोज आते हैं तो उसको बाद में उसको मार्क से वाट किया जाता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत बड़ा इशू ये है कि एग्जाम हो नहीं पा रहा है, एग्जाम हो नहीं पा रहा। आप देखिए कि आज आपको अभी जो है काउंसलिंग आज से होने वाली थी, उसको स्टे कर दिया गया, काउंसलिंग को रोक दिया गया। मतलब ये जो पूरा जो 24 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है, ये जो है तो जा रहा है डार्क की तरफ। ये काउंसलिंग को रोकने का मतलब कि हो सकता है कि एग्जाम जो है ये दोबारा हो। तो मान लीजिए दोबारा एग्जाम में मान लीजिए कि इतने बच्चे में अगर 150 बच्चे अगर इस तरह से घुस गए हैं या घुसाए गए हैं, उनको बचाने के लिए सबका टाइम और सबका ये एनर्जी ये वेस्ट हुआ, बिल्कुल ये चीज गलत है। और इसमें
दोनों पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, दोनों पार्टी पिछले 70-75 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। तो ये तो दोनों के टाइम में हो रहा है, ये तो दोनों के टाइम में हो रहा है। ये पुरानी बात की जो इमीडिएट है वो बीजेपी के टाइम में हुआ है, लेकिन दोनों के टाइम में होता है। मेन चीज है कि इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कैसे ये चीज रुके, कि बच्चों का मेहनत और हम लोग जैसे टीचर हैं उनका मेहनत प्लस गार्जियन का मेहनत, तीन लोग जो है, ये तीन इसमें कंपोनेंट हैं जो कि बड़ा ही होपफुल रहते हैं और एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही पवित्रता से देखते हैं। बड़ा लेकिन होप से सुबोध देखते जी, हैं कि भाई सुबोध जी, यूपी एक चीज लग मैं जाएगी। आपसे यहाँ पर मैं और जानना चाहूंगा कि क्या ये समस्या इसलिए भी आती है क्योंकि जो मानविकी विषय हैं उनमें उत्तरों का संदर्भ बहुत ही व्यापक होता है कि मान लीजिए अगर ये पूछा जाए कि आखिर सल्तनत पीरियड में हिंदुओं के प्रति या तत्कालीन समाज के प्रति सबसे बेहतर शासक क्या था, तो इसके 2-3 उत्तर हो सकते हैं। जबकि जैसे आपने आईआईटी का एग्जांपल दिया तो उसमें तो भाई अगर 2+2 किया जाएगा तो उसका आंसर तो 4 ही आएगा, अगर 2-2 किया जाएगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसीलिए मानविकी विषयों में इस तरह की त्रुटियां ज्यादा होती हैं। नहीं, ऐसा है, आपका जो क्वेश्चन है उसका मतलब अगर आप ये मुस्लिम पीरियड की बात कर रहे हैं तो इतिहास तो एक परसेप्शन है, जिसको जैसा मन किया वैसा लिखा, जिसका जो ओरिएंटेशन है वैसा लिखा। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक होती है एनसीईआरटी, हमको उसको मानते हैं हम लोग। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसका आंसर एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड मानते हैं। बिकॉज अभी जैसे बीजेपी या जो भी इसका शासन चल रहा है 10 साल से, इसको अगर दो राइटर लिखेंगे वो अलग अलग एंगल से लिखेंगे। बिल्कुल, कोई लिखेगा कि बहुत अच्छा है टाइम था, कोई लिखेगा बहुत ही गंदा टाइम था। ये परसेप्शन हो गया। लेकिन इन बिटवीन एक इतिहास लिखा जाएगा जो एनसीईआरटी जिसको ये करेगा तो उसको लेकर चलते हैं। इसलिए ऐसा इसमें भी कुछ नहीं है कि आप किसको मानिए नहीं मानिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कहता है नेहरू बहुत खराब है, हाँ, कोई कहता है नेहरू बहुत अच्छे हैं, जो भी है। लेकिन नेहरू तो भाई पहले पीएम थे और 3 बार पीएम रहे और ये किया वो किया, इसको तो नहीं हटाया जा सकता है ना। चाहे मोदी जी जो करेंगे उसको भी कोई ठीक है। नहीं हटा सकता है। मैं इस प्रश्न पर भी आता हूं क्योंकि आपने जो यहां पर ये उदाहरण दिया निश्चित तौर पर इसका सीधा संबंध सिलेबस के बार बार बदलने से भी है और उसके चलते जब कई बार पुस्तकें बदलती हैं उसके चलते भी इस तरह का गड़बड़ झाला तैयार होता है। लेकिन अनिल जी, यहां पर अमित जी का सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई बाकी चीजें ठीक है, आप दोष लगाते रहिए कि भाई कांग्रेस अपने टाइम पर फेल थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश में, लेकिन आपको अगर सत्ता में रहने का मौका जनता ने दिया तो इसी आधार पर दिया ना कि कुछ कमियां थी, आपको अवसर देंगे तो शायद आप ठीक करेंगे। लेकिन आपके भी कार्यकाल में उसी तरह की गड़बड़ियां हो रही तो फिर दोषी कौन रहेगा? आलोक जी, निश्चित तौर पर कमियों को हम ठीक करने के लिए लगे और जिस तरीके से कमियों को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, जिस तरीके से गंभीरता से सरकार काम कर रही है, अगर ये उस पहले से इस गंभीरता पर काम हुए होता तो शायद ये समस्या आज पैदा नहीं। पहली गंभीरता, पहले इस विषय पर गंभीरता नहीं थी, अब इस विषय पर गंभीरता है और सरकार इस विषय पर पूरी तरीके से गंभीरता से काम कर रही है और इसके अंदर दो राय नहीं है कि इसके अंदर लापरवाही भी हुई है और कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला देखा तो उसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत थी। तो लापरवाही और मिलीभगत एक अपराध है। लापरवाही वो एक ये है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वो एक तरह से चेतावनी है या एक तरह से लोगों को ये निर्देश भी देगा भाई हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। लापरवाही और मिलीभगत दोनों को अलग अलग करके नापना पड़ेगा। मिलीभगत को हम अपराध मानते हैं और अपराध जो है वो देश के बच्चों के भविष्य के साथ है, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, अभी मेरे भाई ने एक आरोप लगाया था दुनिया भर के घोटालों का। एक भी प्रूफ अगर इनके पास हो तो इनको जांच एजेंसी को प्रूफ देना चाहिए और इनको इस विषय पर खड़ा होना चाहिए। जैसे हम कांग्रेस के राज में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हमारे पास अमित जी आ रहा हूं आपके पास, हमने प्रूफ पेश करे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दोनों को हजारों करोड़ों रुपए घोटाले पर आज बाहर हैं। ये है तब प्रूफ होगा। आप जांच एजेंसियां हमारी स्वतंत्रता पूर्वक काम करती हैं, लेकिन आप टीवी पर आरोप लगाओ, अखबार में आरोप लगाओ, भाषणों में आरोप लगाओ और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करो। इससे सिर्फ वातावरण खराब होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का मामला चलता है। तो मेरा तो ये है कि अगर कोई भी घोटाला इनके दिमाग में है, उसका कोई भी प्रूफ इनके पास है या इनके सीनियर लीडरों के पास है, वो जांच एजेंसी को दें, FIR दर्ज कराएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करें, मन घड़त आरोप न लगाएं। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि शासन, हम राज करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सेवा करने के लिए आए। और आपने ये देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री का एक भाषण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
सबका प्रयास भी आवश्यक है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम सरकार के साथ साथ चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे तुम्हारे जनता, सबका प्रयास होना चाहिए ठीक है कि हमको विकास। ठीक है, समय क्योंकि हमारे पास कम है इसलिए मैं छोटा सा उत्तर यहाँ पर अमित जी से भी ले लेता हूँ। अमित जी, इनका ये कहना है कि भाई हम तो यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, अगर किसी तरह के भ्रष्टाचार के बारे में सबूत आपके पास हैं, जो तथ्य आप गिना रहे हैं, आप भी कोर्ट जा सकते हैं, आप जाकर कटघरे में तमाम नेताओं को खड़ा कर दीजिए और इससे कांग्रेस की भी जो एक छवि है वो और भी बेहतर हो जाएगी। ये होगा कि नहीं, देखिए कांग्रेस सत्ता में न रहते हुए भी लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। जी, हम ये बात सही कह रहे हैं अनिल जी, ये सेवा करने के लिए आए, लेकिन ये एक पॉइंट मिस कर गए हैं। अरबपतियों, खरबपतियों, बेईमान और भ्रष्टाचारियों की सेवा करने के लिए आए हैं। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो अगर इनकी शरण में आता है, वो उतना ही मशीन से डिटर्जेंट के साथ धुल करके बाहर निकलता है। ठीक है, अब नवीन जिंदल को देखिए, नवीन जिंदल पे तो आरोप आप ही ने लगाए थे ना, और जब वो आपकी पार्टी में आए तब आपके क्या है, तब तो आपके देवतुल्य हो गए ना। दूसरी बात ये कि कैसे, अब सबूत की क्या आवश्यकता है। जब यूपीपीएससी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 50 कॉपियां बदली गई हैं, ये चीज प्रूफ हो चुकी है। जब ये चीज प्रूफ हो चुकी है, बताइए आपने कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की। आज इस घटना को हुए, इस खुलासे को हुए कम से कम 7 दिन हो रहे हैं, 5-7-6 दिन हो रहे हैं। बताइए किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। ये सिर्फ कार कपोल कल्पित बातें कर सकते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। मोदी जी सिर्फ मन की बात लेकर के आ जाते हैं। कभी बच्चों के मन की बात सुनी है आपने? क्योंकि आप कभी अभ्यर्थी नहीं रहे, आप कभी परीक्षा नहीं रहे, आपने कभी पढ़ा नहीं, आप आपकी डिग्रियों से लेकर के सब जगह पर, तो आप उन्हीं स्तर पे बच्चों को भी देखते हैं, युवाओं को भी देखते हैं, आपको दर्द नहीं पता। मैं तो मानता था अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो सरकार, जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद, जांच के बाद ये चीज प्रूफ हो गई कि 50 कॉपियां बदली गई थी, तो एक भी अधिकारी पर क्या कार्रवाई हो सकती थी ना? कैसे पता लगेगा? ये तो प्रूफ हो गया है, तो आपने तो कहीं पर नहीं किया। ठीक है, जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि भाई अधिकारियों पर जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक एक विश्वसनीयता का माहौल नहीं बनेगा और कार्रवाई होनी भी चाहिए। जिस तरह से सुबोध जी, देखिए कार्रवाई पर ही बात आकर अटकी, लेकिन आपसे एक प्रश्न मेरा रह गया था कि बार बार जो सिलेबस बदला जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा, जैसे एनसीईआरटी का ही आपने जिक्र किया था, जो पुरानी पुस्तकें थी एनसीईआरटी के, उसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा तमाम विषयों में थी। अब देखिए आयोग प्रश्न तो पूछता है पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से पुस्तकें, लेकिन उसकी नई हो चुकी हैं, तो छात्रों के मन में भी तो ये चीजें होती है कि भाई नई वाली पढ़ें कि पुरानी वाली पढ़ें। इसीलिए गाइडलाइन अगर आयोग या बोर्ड जारी कर दे तो उससे आसानी हो जाएगी। अब ये जो चेंजेस होते हैं, इसको, ये जो है बिल्कुल इसमें एक तरीके से इसको मैं नॉनसेंस कर सकता हूँ कि आपने सिलेबस को, फलाना सिलेबस को काट दिया, आपने दिल्ली से एक पार्ट को हटा दिया आपने। ठीक है, तो कोई अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसमें वो चीज आ जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले से बना हुआ है। तो आपने उसको उठा करके हटा दिया कि अगर सल्तनत का जिक्र होगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली का जिक्र तो होगा ही होगा। दिल्ली का जिक्र होगा, उसमें सेलेब डायनेस्टी का जिक्र होगा, उसमें मुगल का जिक्र होगा। ठीक है कि नहीं? अब उसमें से आपने किसी चीज को हटा दिया। अब जो चीज लिंक्ड है, क्वेश्चन वो आ गया, तो आप कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप सिलेबस जो छेड़ रहे हैं, आप लोग बिना किसी होमवर्क के सिलेबस छेड़ रहे हैं। अगर मेरे सब्जेक्ट में आप आएंगे तो मैं समझ गया, मैं यहाँ पर भी ठीक है, मैं बिल्कुल एक छोटा सा प्रश्न अनिल जी आपसे पूछूंगा। देखिए सारी समस्या यही है, अमित जी की नाराजगी आपसे थोड़ी कम है, इनकी नाराजगी अधिकारियों से ज्यादा है। अगर सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जो अपने हिसाब से परीक्षा प्रणाली को चलाना चाहते हैं, या मामला दर्ज होने के बाद भी जब बच्चों को कोर्ट जाना पड़ता है, तो इससे भी ये बात साबित होती है कि अधिकारी सुनते नहीं है। तो क्या ऐसे अधिकारियों पर जल्द से जल्द आप लोग कार्रवाई करेंगे जिससे कि एक विश्वास का माहौल बने? छोटा सा उत्तर आपका। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोई भी लापरवाही किसी भी अधिकारी की नहीं बख्शी जाएगी, चाहे वो लापरवाही में हो, चाहे मिलीभगत में हो, चाहे माफियागिरी में हो, चाहे भ्रष्टाचार में हो, किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये अडानी अंबानी को गाली गाज देते नहीं सकते। राजस्थान के अंदर जब इनकी सरकार थी तो उसको गले लगाते थे, वहां पर वो ठीक है। चलिए ठीक है।